मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां पार्ट 4। इस कहानी के पहले 3 हिस्सों में आपने सुना, एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पो चलाने वाले चचा 3 महीने में मरने वाले हैं। उनके वालिद के पुराने दोस्त उनकी मदद करते हैं ताकि चचा के आखिरी दिन अच्छे से गुजर सकें। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी जिससे चचा इश्क करते थे, उससे भी वो उन्हें एक आखिरी मुलाकात करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर चचा को पता चलता है कि उनको कोई बीमारी ही नहीं है, उनकी रिपोर्ट ही गलत थी। अब चचा के लिए सबसे जरूरी है ये बात सबसे छुपाना। क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, चचा का 40वां पार्ट 4। अरे चचा कहाँ चल दिए? गली से गुजरते हुए चचा को मस्ती में चलता देखकर छेदी लाल किराने वाले ने पूछा तो चचा चहक के बोले, अरे वो कारी साहब के यहाँ इज्तिमा है, दीन धर्म की बात होगी, बस उसी में जा रहे हैं। फिर सामने खड़े यादव को देखकर हंसते हुए बोले, और भाई यादव जी, क्या पूरे दिन यहीं सड़ते रहते हो? चलो किसी दिन अपने टेम्पो में हजरतगंज घुमा लाए हैं? दुकान पे बैठे छेदी ने उनको शक की नजर से देखा तो आगे जाकर छब्बन ने चचा का हाथ खींचते हुए कहा, अरे क्या गुड़ गोबर कर रहे हैं उस्ताद? क्या हो भाई? चचा ने पूछा तो वो बोला, आपकी खुशी फूट फूट के बाहर आ रही है, सबको शक हो जाएगा। अरे जरा मुंह लटका के रखिए, मरने का डर दिखाइए ना। चचा बोले, ओ हाँ सही कह रहे हो यार तुम, ये खुशी कंट्रोल करनी होगी। चचा ने वापस चेहरा लटका लिया। फिर कुछ देर में वो कारी साहब के घर पहुंचे। सफेद चांदनी पर तमाम लोग बैठे हुए थे और सामने कोई तेज तर्रार मौलाना ऊंची कुर्सी पे बैठे थे। आइए आइए चचा आइए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। सब ने हमदर्दी से कहा तो चचा भी आहिस्ता से चेहरे को संजीदा बनाकर वहीं बैठ गए। छब्बन भी वहीं बैठ गया और फिर शुरू हुआ मौलाना साहब का बयान। इंसान मौत से गाफिल रहता है, लेकिन उसे कहाँ पता है कि मौत खरामा खरामा उसी की तरफ चली आ रही है। बहुत दर्दनाक अमल है ये मौत। जब रूह जिस्म से खींची जाती है तो ऐसे लगता है जैसे रेशमी कपड़ा कांटों के ऊपर से खींच लिया गया हो। हत्था के इंसान का रोया रोया चीखने लगता है। प्यास ऐसी लगती है कि पूरा समंदर पी जाओ तो भी न बुझे, लेकिन पानी का एक कतरा नहीं मिलता। कब्र के अंधेरे में सांप बिच्छुओं के बीच कितना भी रो, कोई नहीं आता बचाने। चचा मौलाना की बात को फैली हुई आंखों से सुन रहे थे। बदकारियां, झूठ, फरेब करने वालों, ये समझ जाओ कि दोज़ख में तुम्हारे लिए गर्म खौलता हुआ तेल तैयार रखा हुआ है। उसी में तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे, खाल उधेड़ ली जाएगी और फिर दोबारा नई खाल दी जाएगी। चचा के हाथ पैर कांप रहे थे। छब्बन बोला, वाह उस्ताद, डरने की क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं आप। चचा ने उसको आंखें दिखाते हुए होंठ दबा के कहा, अबे गधे, एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, सच में डर रहा हूं। लेकिन आप तो मरने वाले हैं नहीं। वो बोला तो चचा ने सबसे नजर बचाकर उसकी चुटकी काटी। अबे तो अमर थोड़ी हो गया हूं, कभी ना कभी तो मरूंगा ही। मौलाना ने अपने बयान में यह भी बताया कि मौत से थोड़ा पहले मरने वालों को मुनकिन नकीर यानी मौत के फरिश्ते दिखने लगते हैं। वो उसे इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। चचा सूखे गले को अंदर कटकते हुए, घबराते हुए बयान सुनते रहे। वहां बैठे सारे लोग चचा की तरफ यूं देख रहे थे जैसे उनसे पूछ रहे हो कि क्यों, तुमको तो अब तक दिखने लगे होंगे मौत के फरिश्ते। इश्क में आदमी क्या क्या नहीं करता। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नाटक था जो हमारे चचा कर रहे थे। उनके दिल और जहन में अमरीन का मुस्कुराता चेहरा उभरता तो इश्क के ख्वाबों की खूबसूरत गलियों में वो खुद को अमरीन के साथ आवारा फिरते हुए महसूस करने लगते। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आ गया था जब उन्हें अमरीन से मुलाकात करनी थी।
उस दोपहर लखनऊ के मौसम की तपिश कुछ कम थी। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले धूप कम थी, बीच बीच में बदली आ जाती थी। ये दिन चचा की जिंदगी का एक बहुत खास दिन था। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, एक खेल था जो चचा खेल रहे थे। वो तमाम पुरानी बातों को भी याद कर रहे थे ताकि अमरीन को उनकी याद दिलाकर पुरानी यादें ताजा करने के बहाने उसके दिल में पुराने इश्क के रंग फिर से भर सकें। ठीक 3:30 बजे वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां मुलाकात तय हुई थी। चचा उस रिजर्व टेबल पर बैठे अमरीन का इंतजार करने लगे। ढक कर रखे पानी के ग्लास को बार बार थोड़ा थोड़ा पी भी रहे थे। तभी उनकी नजर सामने से आती अमरीन पर पड़ी। उफ, वक्त थम गया था उस घड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। सफेद साड़ी जिस पर सुनहरे रंग का जरी का काम था उस पे बहुत जंच रही थी। साड़ी का पल्लू संभालते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी। उसके बाल उस माहौल की फिजाओं को खुशबू से महका रहे थे। उसकी आंखों का नीला रंग पूरे माहौल को उसी रंग में रंग रहा था। चचा उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। हेलो रफीक, कैसे हो? उसने कहा तो चचा उसे कुछ देर सिर्फ देखते ही रहे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बैठो प्लीज, उन्होंने कहा तो वो बेहद शाइस्तगी के साथ कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी आंखों में संजीदगी भी थी और एक गहरी खामोशी भी। पापा बता रहे थे कि तुम बस कुछ दिनों के, क्या ये सच है? उसने पूछा तो चचा ने बड़े ही फिल्मी अंदाज से हाँ में सर हिलाया और उसकी हमदर्दी लेने के लिए कहा, हाँ ये सच है। ये सच है कि अब मेरे सीने में आती जाती सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वक्त बहुत कम है मेरे पास। जिस हाल में मैं हूं उस हाल में ज्यादातर लोग टूट जाया करते हैं, लेकिन मेरे पास दौलत है अमरीन। तुम्हारे साथ गुजारे गए उन दिनों की बेशकीमती यादों की दौलत। उन्हीं की वजह से जिंदगी की यह मोहलत मिली है मुझको, वरना तो कब के मर गए होते। ऐसे मत बोलिए आप, अमरीन ने कहा तो चचा ने नजर उठाकर उसकी आंखें देखीं जिनमें हल्के हल्के आंसू उतर रहे थे। चचा मनी मन खुश हुए कि चलो प्लान काम कर रहा है। एक दो मुलाकातें इसी तरह की जाएंगी और जब इश्क दोबारा जवान हो जाएगा तो कह देंगे कि रिपोर्ट गलत थी। अमरीन दोबारा उनको गले से लगा लेगी। लेकिन अचानक सब कैसे? अमरीन ने पूछा तो चचा मुस्कुराकर कुछ देर फलसफाना तरीके से उसकी आंखों में देखते रहे। असल में इतनी देर में वो कोई डायलॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे। बोले, अचानक अमरीन, अचानक जिंदगी हमसे कुछ ले लेती है तो हम उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें बहुत कुछ अचानक देती भी है, जैसे उसने मुझे तुमको दिया था। अमरीन की आंखों से आंसू टपकने लगे थे, लेकिन तभी चचा बदहवासी में इधर उधर देखने लगे। ये कौन है? ये आदमी ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। अमरीन, इसे रोके, इसे ये कौन है? अमरीन घबरा गई। क्या हुआ रफीक? कौन आदमी? कहाँ है? क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए उसने उनके हाथ पकड़ लिए। चचा अचानक शांत हो गए और लंबी सांस लेकर बनावटी अंदाज में बोले, ओह, मुनकिर नकीर होंगे। कौन? अमरीन ने हैरानी से पूछा। वो बोले, मौत के फरिश्ते। मौलवी साहब ने कहा था कि मरने वाले आदमी को मुनकिर नकीर दिखने लगते हैं। अमरीन ने झट से हाथ पीछे खींच लिए। सर, वुड यू लाइक टू प्लेस एनी ऑर्डर? एक वेटर ने तभी उसकी टेबल पे आके कहा तो चचा ने स्टाइल से पीछे होकर अमरीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, एक कढ़ी चावल ले आओ। अमरीन की आंखों का काजल बिखरने लगा। चचा को वो सब याद था जो उसे पसंद था, वो सब जो कभी उनके बीच हुआ था। वेटर के जाने के बाद उसने कहा, दादा की मैयत वाले हादसे के बाद मैंने तुमको बहुत याद किया रफीक। चचा समझ गए कि तीर निशाने पे लग गया है। अमरीन ने आगे कहा, यह और बात है कि तुम उसके बाद अब्बा की नजरों से उतर गए थे, लेकिन मैंने तब भी तुमको चाहा था और हमेशा चाहा। चचा ने आंखें बंद कर ली।
अमरीन बोली, तब से लेकर अब तक मैंने हर दिन बस इंतजार और उम्मीद में काटा कि एक न एक दिन अब्बा का गुस्सा शांत होगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। चचा ने खुशी से मुट्ठियां कस ली। फिर अमरीन बोली, और पता है रफीक, अब्बा का गुस्सा ठंडा हो भी गया था। वो मेरी तुम्हारी शादी के लिए तैयार थे। वो खुद मेरा रिश्ता तुम्हारे पास भेजने वाले थे, लेकिन तभी कारी साहब ने बताया कि तुम बस कुछ दिनों के मेहमान हो। एक झटके से चचा ने आंखें खोल ली और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अमरीन का फोन बजा और उसने कॉल रिसीव की और बोली, हाँ, ये टेबल नंबर 4 पे आ जाइए। चचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो बोली, अब्बा का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो वो खुद मेरी तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन अब जब तुम इस दुनिया से ही जा रहे हो तो अब्बा ने मजबूर होकर मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। चचा अपनी कुर्सी से उछल पड़े। तभी फोन हाथ में लिए एक शख्स आया। आइए, ये इमरान है, मेरे मंगेतर। कल ही हमारी सगाई हुई है। उस लड़के ने चचा की तरफ हाथ बढ़ाया तो चचा ने पसीने से पसीजा कांपता हुआ हाथ आगे कर दिया। वो बोला, आपके बारे में पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। आपके इंतकाल के बाद कुरान ख्वानी करवाऊंगा इंशाल्लाह। चचा की कनपटी से पसीना गिर रहा था। जो खेल वो खेल रहे थे उसका दांव उल्टा पड़ गया था। सयाना कौआ कीचड़ में गिर गया था। एक पल में चचा बर्बाद हो गए। कुछ देर बाद लोगों ने अमीनाबाद से कैसर बाग की तरफ जाती हुई एक सजी धजी टैक्सी फिर से देखी, जिसमें बहुत दिन बाद एक बार फिर अताउल्ला खान के सैड सॉन्ग बज रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी 4 हिस्सों की कहानी चचा का 40वां। जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी।